हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर नंबर 16। इससे पहले के चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में से वहाँ पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं। मैंने क्लास 7 के कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, नैतिक शिक्षा, इन सब के भी सॉल्यूशन उसमें है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो किस प्रकार से स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। The Mughal Empire had knitted the whole country into one single unit. The death of the Emperor Aurangzeb led to a steady decline of the Mughal Empire. Gradually, it lost its glory, and the empire became limited to only a few square kilometers around Delhi. In 1803, the British army occupied Delhi, and the Mughal emperor became a mere pensioner. The wars of succession had become a tradition among the Mughals. This deteriorated the political and the financial condition of the empire. Many local and regional forces started emerging in India. तो जो मुग़ल एम्पायर था उसने पूरे कंट्री को एक सिंगल यूनिट में पूरे होल कंट्री को एक सिंगल यूनिट में बांध के रखा था। इससे पहले जो थे इंडिया में छोटे छोटे राज्य थे और सबके अलग अलग राजा थे, उनके अलग अलग रूल्स थे। तो लेकिन जब मुग़ल एम्पायर, जब बाबर ने इंडिया को जीता, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने पूरा एरिया बढ़ाते गया और सभी राज्यों को अपने अंडर करते चला गया। और एक समय ऐसा आया कि एक राजा के अंदर पूरा देश हो गया था। लेकिन जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद लगातार जो है मुग़ल एम्पायर में डिक्लाइन देखने को मिला। धीरे धीरे इसकी ग्लोरी ख़त्म होती चली गई और एम्पायर जो है वो दिल्ली के आसपास के कुछ ही किलोमीटर के एरिया तक सीमित रह गया था। 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने दिल्ली में अपना अधिकार कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली को। और उसके बाद जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल सम्राट थे, वो मात्र इन ब्रिटिश के पेंशनर बन के रह गए थे। मुग़ल साम्राज्य में एक ट्रेडिशन था कि एक राजा की मृत्यु के बाद, सम्राट की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन होगा इसके लिए वहाँ उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए हर बार क्या होता था, युद्ध होता था आपस में राजकुमारों के बीच में, और उसमें जो जीतता था वही राजा बनता था। तो ये जो युद्ध की प्रक्रिया थी ये उसमें एक ट्रेडिशन की तरह बन गया था, जिस कारण से क्या हुआ था कि मुग़ल साम्राज्य की जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। मैनी लोकल एंड रीजनल फोर्सेज स्टार्टेड एमर्जिंग इन इंडिया। बहुत सारे लोकल और रीजनल फोर्सेज जो थे वो अब इंडिया में उभरने शुरू हो गए थे। इन 18th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स केम टू द फ्रंट। और 18th सेंचुरी में बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र यानी सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स जो है वो सामने आए, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर and Maratha kingdoms. The British had to overcome these powers to establish the empire in India. ब्रिटिश ने इन सभी जितने भी ये 5 शक्तियाँ, जितने भी ये राज्य स्वतंत्र रूप से उभर के सामने आए थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया और इंडिया में अपने साम्राज्य की स्थापना की। Some of these states had come into existence because of the breaking away of the governors of provinces from the Mughal empires. इनमें से जो कुछ स्टेट्स थे वो वैसे थे जो मुग़ल साम्राज्य से ही टूट करके अलग हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, उनको ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो लोकल चीफ या जमींदारों के द्वारा विद्रोह किए जाने के कारण से सामने आए थे। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, ये जो जितने भी स्टेट थे इन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में ये सक्षम नहीं थे। तो अब देखते हैं जो ये सभी जो स्टेट्स उभर के सामने आए थे उनमें से वन बाय वन करके सभी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है बंगाल। मुर्शिद कुली खां टूक एडवांटेज ऑफ द वीक सेंट्रल अथॉरिटी एंड टूक ओवर द कंट्रोल ऑफ बंगाल वेयर ही हैड बीन अपॉइंटेड एज ए सूबेदार एंड देन ए दीवान। तो मुर्शिद कुली खां जो था उसने सेंट्रल अथॉरिटी की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, जहां पर वह पहले सूबेदार था और बाद में दीवान के पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल ओनली इन 1770 CE एंड एस्टेब्लिश इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस देयर। वह केवल 1717 CE में ही बंगाल का गवर्नर बना था और उसने वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पीस स्थापित की थी। ही ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम, और उसने रेवेन्यू सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। और जो पुअर कल्टिवेटर्स थे,
गरीब किसान थे उन्हें लोन भी दिए। ही ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर और अवसर दिए। हाई ऑफिशियल पोस्ट जो थे, जितने भी उच्च पद होते थे, उनमें अपॉइंटमेंट में हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों को बराबर के अवसर प्रदान किए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन और फिर उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने थे। ऑल थ्री नवाब्स ऑफ बंगाल रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, ये तीनों जो नवाब थे बंगाल के, इन्होंने व्यापार के महत्व को समझा और इस प्रकार इन्होंने जितने भी लोकल या फिर फॉरेनर व्यापारी थे उन्हें सभी फैसिलिटीज़ दी। दे बिल्ड रोड्स, थानाज एट्सेट्रा, उन्होंने रोड बनवाए, थाना बनवाए। दे इवन फोर्स द ऑफिसर्स of the East India Company to obey the law of the land and pay the same custom duty as was paid by local merchants, और इन्होंने जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी अधिकारी थे, उन्हें भी अपने लॉज जो थे और रेवेन्यू पे करने का, जो कस्टम ड्यूटी पे करने के जो लॉ थे, वो जो लोकल व्यापारियों के लिए थे वो उनके लिए भी वही थे और उनको भी उसे पालन करने के लिए फोर्स किया था। अब देखते हैं डू यू नो में। तो डू यू नो में क्या बताया जा रहा है? द नवाब्स ऑफ बंगाल वर शॉर्ट साइटेड एंड फेल टू सी द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल के जो नवाब थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी दूरदर्शी नहीं थे, वो ज़्यादा आगे का नहीं सोचते थे। इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बढ़ता हुआ खतरा था उसे वो देख पाने में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। एज दे वर इग्नोरेंट of the destruction caused by western trading companies in Africa, parts of Asia and South America, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उनके द्वारा अफ्रीका, एशिया के कुछ पार्ट और साउथ अमेरिका में किए जा रहे विनाश से अनजान थे। अगला हमारा है अवध। Saadat Khan laid the foundation of a kingdom in the province of Awadh when the Mughal Emperor Muhammad Shah appointed him as the governor of Awadh in 1722 CE। सादत खान ने अवध साम्राज्य की स्थापना की थी जब उसे मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1722 CE में अवध का गवर्नर अपॉइंट किया था। ही कंट्रोल्ड द अपोजिशन बाय द जमींदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द जमींदार्स, उसने जमींदारों के विद्रोह को कंट्रोल किया और किसानों को जमींदारों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू सिस्टम था वहाँ का, उसमें काफ़ी सुधार किए। ही इस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया और एक वेल पेड, अच्छी वेतन देने वाला, अच्छा वेतन और अच्छी ट्रेंड और अच्छे से आर्मी से अच्छे से हथियारों से लेस आर्मी को भी उसने इस्टेब्लिश किया। सादत खान नेफ्यू सफदरजंग सक्सीडेड हिम इन 1739 CE, सादत खां का जो भतीजा था सफदरजंग, वह सादत खां के बाद 1739 CE में शासक बना। ही आल्सो बिकेम ए वज़ीर एट द मुगल कोर्ट, और वह मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में वज़ीर भी बना था। ही इस्टेब्लिश्ड पीस विद लेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अवध, उसने अवध में पीस की स्थापना की, शांति स्थापित की, जो कि अवध की डेवलपमेंट, उसके विकास और उसकी समृद्धि के लिए जरूरी था। इट आल्सो हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट, उसने अवध कोर्ट में लखनवी कल्चर को ग्रो करने में भी हेल्प करी। अब देखते हैं हैदराबाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह इन 1724 CE। हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क के द्वारा 1724 CE में की गई थी। ही वाज ए पावरफुल नोबल अंडर द मुगल एम्परर फर्रुखशियार, वह मुगल सम्राट फर्रुखशियार के अंडर में एक बहुत ही पावरफुल नोबल था। ही वाज मेड द वाइसराय ऑफ दक्कन, उसे दक्कन का वाइसराय बनाया गया। क्यों बनाया गया? टू सरप्रेस द अपोजिशन, वहाँ जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए, और वहाँ पर एक अच्छी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे दक्कन का वाइसरॉय बनाया गया था। इन 1720 ही बिकेम ए वज़ीर ऑफ द एम्परर मुहम्मद खान,
और 1720 सी में वह सम्राट मोहम्मद खां का वज़ीर भी बना। ही ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, बट वाज डिस्कस्टेड, लेकिन वह उससे बहुत ही उसे निराशा हुई। क्यों? क्योंकि विद द करप्शन एंड फिकल माइंडेडनेस ऑफ द एम्परर, इनके जो राजा था वो बड़ा ही चंचल दिमाग का था, किसी बात पे स्थिर नहीं रहता था, और वहाँ पे साम्राज्य में बहुत भ्रष्टाचार था। इस कारण से उसने जो प्रयास किया एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए, उसमें उससे वह बहुत ही से निराशा हुई, क्योंकि वो उसमें नहीं कर सका। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू दक्कन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट, इसलिए उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह दक्कन वापस चला जाएगा। दक्कन वापस चला गया वह, और वहाँ पर उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, बट नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल रूलर, लेकिन उसने कभी भी ये ओपनली खुले रूप से ये डिक्लेयर नहीं किया कि वह मुगल शासकों से इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र रूप से है वह। ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स ऑफ जमींदार्स एंड पुट एन एंड टू द करप्शन इन द रेवेन्यू सिस्टम, उसने जो जमींदारों के जो रिवोल्ट्स थे, विद्रोह थे, उनको दबाया, और उनके करप्शन को जो रेवेन्यू सिस्टम में जो करप्शन था उसे भी उसने ख़त्म किया। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1748 सी, लेकिन 1748 सी में उसकी डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, डिस्टर्बेंस स्टार्टेड इन हैदराबाद अगेन, दोबारा से हैदराबाद में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया। द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध एंड हैदराबाद नेवर ओपनली asserted देयर इंडिपेंडेंस इवन दो दे हैड इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जो स्टेट्स थे बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। ओपनली ये नहीं कहा कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे, लेकिन इसको ओपनली उन्होंने जो है वो घोषणा नहीं की, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया हुआ था। दे कंटिन्यू टू प्लीज द एम्परर बाय सेंडिंग ट्रिब्यूट्स और बाय हेल्पिंग हिम इन द टाइम ऑफ नीड, उन्होंने मुग़ल सम्राट को खुश रखने के लिए हमेशा उसकी ज़रूरत के समय में उसको हेल्प की और उसको सम्मान देते रहे, ताकि उसे ये ना लगे कि हम स्वतंत्र हैं। बट देयर वर अदर स्टेट्स दैट ओपनली asserted देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी राज्य थे जिन्होंने ओपनली ये स्वीकार किया था कि वे मुग़ल साम्राज्य से बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं। और वे राज्य कौन से थे? वे सिख थे, मराठा थे और राजपूत थे। अगला हमारा है अब सिख।